हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दौरा किया जा रहा है। लगातार चेक किया जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर फिलहाल इलेक्शंस की स्थिति में है भी या नहीं। दूसरी तरफ बात हो रही है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर किए जाने की। हालांकि ये डिमांड काफी समय से की जा रही है, पर लेकिन अब ये डिमांड जोरों पर है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। मैं हूं साक्षी सानी और आज के ये जो डिस्कशन होने वाली है, इस डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, फॉर्मर एमएलए। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू। सर, क्या सोचते हैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर आना और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना कि हम लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, पर जब इलेक्शंस की बात आती है ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सामने नहीं आ रहा है। देखिए, इस इलेक्शन को लेके अगर आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और अक्सर जब भी कहीं कोई बात हुई है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हुई है, चाहे पब्लिक के अंदर हुई है, तो पार्टी की तरफ से, सीनियर लीडरशिप की तरफ से, हालांकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से पिछले लोकसभा चुनाव के रैलीज के दौरान भी उन्होंने कहा कि जल्द ही हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाएंगे। बार बार इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन की जो टीम जम्मू कश्मीर में आई है, तो उसने सभी स्टेक होल्डर से बात की है और ऑलमोस्ट सभी का यूनानिमसली यही है कि चुनाव होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब चुनाव होना चाहिए और चुनाव होके रहेगा, और ये ऑलमोस्ट क्लियर है। इसके लिए सारे सरकार भी तैयार है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके लिए तैयार है। पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा लोगों की पसंद की जाने वाली पार्टीज में भारतीय जनता पार्टी का नाम भी आता है। भारतीय जनता पार्टी खुद इन इलेक्शंस को लेके कितने तौर पर तैयार है? देखिए, आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो उसमें देखा कि जिस तरीके से एक अपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, और यहाँ तक बार बार हर स्टेज के ऊपर हर नुक्कड़ कोने में चर्चा चलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दोनों सीटों पे कामयाब नहीं हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि बड़े अच्छे मार्जिन से दोनों सीटें जहाँ पे चुनाव लड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी बिल्कुल इलेक्शन मोड में है, पूरे तरीके से तैयार है। पार्टी का हर कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए तैयार है। सर, आपने कहा पार्टी तैयार है, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है, तो फिर इस बार आंकड़ा क्या लेकर चले हैं आप लोग? आंकड़ा सरकार बनाने का क्योंकि पिछली बार जो आंकड़ा होता है वो आंकड़ा लेके चले हैं। नहीं, मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शंस की बात हुई थी तो आंकड़ा था अब की बार 400 पार। तो इस बार कितना पार होने वाला है और क्या आप लोग ये जो पार्टी है ये सोच के चल रही है? क्योंकि ऑब्वियसली एमएलए के इलेक्शंस की अगर बात की जाए, आप खुद भी एमएलए रहे हैं, तो इसीलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है। देखिए, अभी तो पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्लोगन तो नहीं दिया है, लेकिन सरकार बनाने का आंकड़ा लेके चले हैं। सरकार बनाने का आंकड़ा लेकर चले हैं। चलिए, बात आती है आपके फॉर्मर एमएलए होने पर। आप खुद भी एमएलए रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, ये जो इलेक्शंस अब होने वाले हैं एमएलए के, लोगों का कहीं ना कहीं मत रहता है और कोशिश भी रहती है कि उनके बीच से ही एक ऐसा नुमाइंदा चुना जाए जो उनकी समस्याओं को समझता भी हो और आगे जाकर उजागर भी करे। तो कितना ज़रूरी है एमएलए के इलेक्शंस में एक डेडिकेटेड कैंडिडेट को चूज़ करना और एक ऐसे कैंडिडेट को जो पहले से इलेक्शन में ऑलरेडी खड़े हुए हैं? इसमें आपने देखा होगा कि पार्टी की तरफ से एक बड़ा ग्राउंड लेवल पे सर्वे भी किया जाता है, अलग अलग टीमों से सर्वे करवाए जाते हैं, और जो पब्लिक की फीडबैक आती है तो उस फीडबैक के मुताबिक ही पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देना है जी। तो मुझे लगता है पार्टी ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी थॉरोली एक्सरसाइज की है, डीपली एक्सरसाइज की है। और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के जो चाहने वाले जो कैंडिडेट हैं, लगभग पार्टी की कोशिश ये रहती है कि उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए, ताकि वो लोगों के बीच में बनने के बाद भी उसी तरीके से लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते रहें, और लोगों की जो बात है वो असेंबली के अंदर भी टाइम टू टाइम वो उठाते रहें। तो मुझे लगता है ऐसे कैंडिडेट्स को ही चुना जाने का पार्टी ने तय किया और उसके ऊपर ही काम चल रहा है। सर, पिछले दिनों देखा गया था कि अर्जुन राम मेघवाल भी आए हुए थे और उन्होंने एक पत्रकार वार्ता भी की थी।
उस पत्रकार वार्ता के दौरान एक इशू वहां पर सुनने को मिला, जहां पर कहा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू के पास नहीं है। तो आपको और जिस तरह से उनका रिएक्शन था, उससे देखकर ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई, जो लोकल यहाँ के नुमाइंदे थे इस इशू को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए? हाँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है, मिनिस्टर तो पूरे देश का होता है और देश के हर अलग अलग कोने में जाना तो कई बार रहता भी है कि वो जो हमारा उस एरिया का जो इशू है तो कई बार कंसर्न मिनिस्टर के पास नहीं पहुंच पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अभी सरकार बनी है तो अभी रिसेंटली उनको जिम्मेदारी मिली है, तो कई बार ऐसा भी रहता है कि अभी नया बनने के ऊपर पूरी कंट्री के स्टेट्स के अंदर जो कंसर्न मिनिस्टर हैं जाते हैं, लोगों की सुनते हैं और जेन्युइन डिमांड है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी जेन्युइन डिमांड है उसके लिए पीछे नहीं रहती है। जेन्युइन डिमांड है, आने वाले समय में इसके ऊपर भी लोगों को रिजल्ट दिखने को। क्या बलवंत सिंह मनकोटिया इस बार एमएलए के इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं? डेफिनेटली, जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो इलेक्शन तो कंटेस्ट करेंगे। सर, अब बात करते हैं स्टेटहुड की। लगातार 2019 का 5 अगस्त जब से ये सब कुछ हुआ है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है जम्मू कश्मीर को, लोगों की लगातार डिमांड जो है वो रही है कि हमें हमारा स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाना चाहिए। हालांकि 370 को भी वापस मांगने की कई बार डिमांड्स रही हैं, अदालत में मुकदमे हुए हैं एंड ऑल यू एंड होल जम्मू एंड कश्मीर नोज इज हिस्ट्री। तो क्या लगता है आपको कि स्टेटहुड को वापस लेने की ये जो डिमांड है लोगों की वो पूरी हो पाएगी? देखिए, चूंकि हालात बद से बदतर होते गए जम्मू कश्मीर के 47 के बाद, दिन ब दिन इस तरीके का माहौल बनाना शुरू कर दिया। कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने, कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो कि किसी भी तरीके से चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति ना हो, तो उसको डिस्टर्ब का एक लेवल भी क्रॉस कर लिया उन्होंने। मतलब हर दिन आप कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जिस तरीके के स्लोगन सड़कों पे ओपनली देश के खिलाफ बगावत चंद लोग उठ के करते थे और किसी के बहकावे में आके, तो उसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल, किसी लेवल पे कंट्रोल तो करना था। इसलिए गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अब इसको डायरेक्टली कंट्रोल जो है ये सेंटर के पास रखा जाए और तब तक रखा जाए जब तक लोगों को इस बात की समझ नहीं आए कि अगर डेमोक्रेसी का मतलब, लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र का आप कानून के दायरे के बाहर नहीं जा सकते। आपकी कोई भी डिमांड है, आपका कोई जेन्युइन इशू है, तो एक तरीके से एक लेवल पे, एक दायरे के अंदर उसको डिमांड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से एंटी नेशनल एलिमेंट्स को प्रमोट करके या एंटी नेशनल एलिमेंट को फॉलो करके आप अपनी मांग को नहीं बना सकते। तो इस तरीके के जब इश्यूज आए तो गवर्नमेंट ने महसूस किया कि कुछ देर के लिए जो जिस तरीके से खुला उन लोगों को दे रखा है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ जिस दिन ये यूटी का स्टेटस मिला, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया, मोदी जी की तरफ से भी कहा गया कि आने वाले समय में हम आपको थोड़े से हालात जब ठीक होंगे तो हम आपको वापस स्टेट का दर्जा देंगे। और उसके ऊपर भी अक्सर आपने प्रधानमंत्री जी का हो, गृह मंत्री जी का हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान होंगे तो आपने सुने होंगे, तो अक्सर उन्होंने कहा कि हम इसको समय आने पर स्टेट वापस देंगे। और मुझे लगता है अब समय आने वाला है कि जब जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाल ही में अभी एक और बयान जो है वो भी दिया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। इनफैक्ट रामदास अठावले जब आए हुए थे श्रीनगर, ये पिछले ही दिनों की बात है, हालांकि 2 दिन हम कह सकते हैं कि 2 दिन पहले की ही बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो जल्दी ही मिल सकता है। तो क्या लगता है आपको, इलेक्शन से पहले मिलेगा या फिर इलेक्शंस होने के बाद? देखिए, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इसको पहले देते हैं बाद में देते हैं, लेकिन कमिटमेंट की है तो मिल जाएगा। 2 दिन बाद में मिलेगा, 2 दिन पहले मिलेगा, इसको कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मिल जाएगा। गवर्नमेंट की कमिटमेंट है और गवर्नमेंट ने रिपीटेडली इसके ऊपर बयान दिए हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से आपने कहा कि अगर आपको भी निर्देश मिलेंगे और आप पहले भी खुद भी एमएलए रह चुके हैं, आने वाले समय में आप भी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? क्योंकि ये मैसेज जो है वो सारी जनता इस वक्त अभी देखेगी और सुनेगी भी। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यही एक मैसेज है कि हमें इस जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें सबसे पहले तो हम
युवाओं को कहना चाहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस जो है डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, जो वोटिंग का सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें ये भी सोच के फैसला करना है कि नेशनलिस्ट जो अप्रोच किसकी है, जो जैसा आपने देखा कि अभी केंद्र के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और 2 बार तो बड़ी मजबूती से थी, तीसरी बार और मजबूती से बनी है। लेकिन तीसरी बार क्या हुआ कि थोड़ा सा अपोजिशन को थोड़ी सी हवा मिली है, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है, और थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलने का रिज़ल्ट आपने जम्मू के अंदर जिस तरीके से डिस्टर्बेंस शुरू हुई है तो आपने उसका रिज़ल्ट देखा। उसका कारण ये है कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं, ये हमारे पड़ोसी जो दुश्मन मुल्क हैं उनका फेवर करते हैं, एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं देश के अंदर उनको प्रोत्साहन करते हैं, और जिसका रिज़ल्ट हमें इलेक्शन के रिज़ल्ट के 2 महीने बाद ही देखने को मिला है कि उनके उस इनकरेजमेंट से उन लोगों का हिम्मत बढ़ा है, दोबारा बॉर्डर क्रॉस करके वो हमारी टेरिटरीज़ के अंदर आने की उन्होंने ज़रूरत की है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस तरीके से दूसरी सरकारें मतलब वो सोच रखने वाली सरकारें बनती हैं तो क्या हालत देश के हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सोच के वोट करना है, और मैं ये आपको सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि हमें सभी लोगों को मिलजुल के जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फुल फ्लेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि हम जानते हैं कि बहुत से इश्यूज़ हमारे हैं, बहुत से मसले। डेवलपमेंट की बात करें तो एक रिकॉर्ड तो डेवलपमेंट हुई है, बहुत मैक्सिमम मसलों में रिजल्ट लोगों को देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ पेंडिंग हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो डेली वेजर का इशू हो, चाहे हमारा NYC का इशू हो, चाहे हमारा VDG का इशू हो, चाहे हमारा जो स्पीड अप पोस्ट है जिस तरीके से खाली पोस्ट अभी हालांकि अभी कांस्टेबल्स वाली पोस्ट को लेकर भी बात चल रही है। जी हाँ, बिजली पानी के इश्यूज हैं जिसमें अभी हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब तक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है तो वो अपने तरीके से काम करते हैं, लोकतांत्रिक ढांचा है वो अपने तरीके से काम करता है। तो आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो इश्यूज पेंडिंग हैं उसके ऊपर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को रिजल्ट देंगे। आपने वोटिंग की अभी बात की, तो जिस तरह से देखा जाता है कि वोट जिस दिन मेरे कहने का मतलब है कि जिस दिन भी वोटिंग होती है उस दिन कई सारे लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लोग छुट्टी मनाने के लिए निकल जाते हैं, तो उन्हें वोटिंग के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहेंगे? हाँ, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लास्ट जो चुनाव हमारे उधमपुर में एक हुआ, म्यूनसिपल काउंसिल का चुनाव हुआ, तो एक बार था उसमें दोनों कैंडिडेट्स के बराबर वोट आ गए और फिर टास हुई, और टास से एक नेचुरली टास जिसके फेवर में तो जीत गया। तो आप उस समय अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे एक वोट की वैल्यू, जो उसके दोनों के समर्थक थे तो वो सोचते होंगे यार अगर मैंने वोट में उस दिन दिया होता तो मेरा कैंडिडेट जीत जाता। तो ये सिचुएशंस कई बार आती हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गई। तो बाकी लोकतंत्र में हम अक्सर बात करते हैं कि मतलब सरकार बनानी है, सरकार मेरी मर्जी की बननी चाहिए, सर अपोजिशन मतलब सरकार नहीं बनानी है उसके लिए भी वोट करना है, बनाने के लिए वोट करना है। तो वोट करेंगे तो बनेगी ना, वोट करेंगे तो उसके फेवर में करेंगे, अगेंस्ट करेंगे तो तभी रिजल्ट दे पाएंगे। जब हम वोट नहीं करेंगे, वोट कम करेंगे तो डेफिनेटली अपनी चॉइस का हम रिप्रेजेंटेटिव चुन नहीं पाते हैं। तो इसलिए सभी को चाहिए कि हम इस लोकतंत्र में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करके अपनी मर्जी का नुमाइंदा, अपनी मर्जी की सरकार बनानी होगी। तो देखिए आपको भी क्या करना है कि इस लोकतंत्र की ये जो जंग होने वाली है इसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो आपकी पसंद की सरकार को बना भी सकता है, दूसरी सरकार को गिरा भी सकता है, और तो और सबसे बड़ी बात आपको अपने खुद के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और सर आपने हमसे बातचीत करके अपना जो कीमती वक्त है हमारे साथ जाहिर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी। तब तक के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय व्यक्त कीजिए और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे जाने का वक्त हो चला है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।